हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे इंडियन पेनल कोड 1860 के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन इज एज ओरिजिनली इनेक्टेड द इंडियन पेनल कोड कंटेन सेक्शन। मतलब जब और इनेक्ट हुआ था हमारा इंडियन पेनल कोड तो उसके कितने सेक्शन थे? ऑप्शन 1 इज 511, ऑप्शन बी इज 488, ऑप्शन सी इज 530 एंड ऑप्शन डी इज 482. Then right answer is option B, 488. Now the next question is, now the Indian Penal Code contains section. मतलब इस टाइम हमारे इंडियन पेनल कोड में कितने सेक्शन हैं? ऑप्शन 1 इज 511, ऑप्शन बी इज 488, ऑप्शन सी इज 530, ऑप्शन डी इज 482. Then right answer is option A, 511. Next क्वेश्चन इज द इंडियन पेनल कोड कम इनटू ऑपरेशन ऑन। मतलब इंडियन पेनल कोड इन्फोर्समेंट में कब आया था? ऑप्शन ए इज 1 Jan 1861, ऑप्शन बी इज 6 October 1862, ऑप्शन सी इज 1 Jan 1862 एंड ऑप्शन डी इज 16 October 1862. Then right answer is option C, 1 Jan 1862. The next question is, which of the following are essential ingredient of a crime? Option 1 is motive and mens rea actus rea. Option B is mens rea and actus rea, and option C is preparation, attempt and commission. Option D is none of the above. Then right answer is option B, mens rea and actus rea. Mens rea क्या होता है? हमारी किसी पर्सन की गिल्टी इंटेंशन, मतलब इविल मोटिव, इविल इंटेंशन। और actus rea होता है किसी भी एक्ट का कमीशन होना, कोई भी एक्ट किसी पर्सन के द्वारा किया जाना। The next question is, which of the following element constitute an actus rea? मतलब actus rea को करने के लिए कौन सा एलिमेंट है वो होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन इज ह्यूमन एक्शन विच इज यूजली टर्म्ड एज अ कंडक्ट, ऑप्शन बी इज द रिजल्ट ऑफ सच एक्ट विच इज designated an injury, and C is such act prohibited by law, and option D is all of the above. Then right answer is option D, all of the above. मीन कोई भी ऐसा एक्ट, मतलब किसी भी एक्ट को करने के लिए क्या होना चाहिए? ह्यूमन एक्शन होना चाहिए, किसी के द्वारा कुछ किया जा गया होना चाहिए। और ऑप्शन बी बात करता है कि उस एक्ट से किसी पर्सन को इंजरी होनी चाहिए, हार्म होना चाहिए, और वो एक्ट जो किया जा रहा है वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ होना चाहिए, तब वो होता है एक्टस रिया। मतलब कोई ऐसा एक्ट किया जा रहा है जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। ठीक है, देन राइट आंसर इज ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंस रिया मीन। मेंस रिया क्या क्या मतलब है? गिल्टी माइंड, माइंड ऑफ अ पर्सन, ऑप्शन सी इज गिल्टी पर्सन, और ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। देन राइट आंसर इज अ गिल्टी पर्सन, मतलब किसी पर्सन की गिल्टी इंटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन इज करेक्ट। इनमें से कौन सी प्रोपोजिशन है वो करेक्ट है? ऑप्शन ए इज मेंस रिया अलोन इज not punishable unless followed by actus rea, and option B is actus rea without mens rea is not punishable. Option C is both A and B are correct, and option D is none of the above. Then right answer is option C, both A and B. मतलब mens rea अकेला, यदि mens rea ही हो, यदि actus rea ना किया जाए तो वो पनिशेबल नहीं होता, और actus rea विदाउट मेंस रिया हो तब भी वो पनिशेबल नहीं होता। मतलब किसी पर्सन के द्वारा गलती से ही, उसकी इंटेंशन नहीं है, फिर भी कोई ऐसा एक्ट हो गया, तब वो पर्सन उस ऑफेंस, उस एक्ट को करने के लिए पनिशेबल नहीं होता। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी एक्टस नॉट फिसिट रियम निशी मेंसिट रिया मीन। ऑप्शन ए द एक्ट alone does not amount to guilt, it must be accompanied by a guilty mind, and option B is mens rea alone is punishable unless the followed by actus rea, and option C is actus rea without mens rea is punishable, and option D is none of the above. Then right answer is option A, actus rea is not amount to guilt, it must be accompanied by guilty mind. मतलब सिर्फ एक्टस रिया का होना ही जो है वो गिल्टी इंटेंशन को नहीं बताता, उसकी मतलब वो पनिशेबल नहीं होता। किसी एक्ट को, कोई ऑफेंस करने के लिए उसकी
गिल्टी इंटेंशन भी होने चाहिए, तभी वो पर्सन जो है वो लाइबल होगा. Then next question is mens rea is an essential ingredient to constitute attempt to commit an offense? Option A is yes, option B is no, option C is only in specific attempts like attempt to murder, and option D none of the above. Then right answer is option A. मेंस रिया क्या है? एसेंशियल इंग्रेडिएंट है किसी भी क्राइम ऑफेंस को करने के लिए या उसका अटेम्प्ट करने के लिए, अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन ऑन मेंस रिया फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ अ क्राइम इन द केस. मतलब सुप्रीम कोर्ट में किस केस में एग्जामिन किया था मेंस रिया की डेफिनेशन को, वो किसी भी क्राइम को करने के लिए. देन ऑप्शन ए इज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज, एंड ऑप्शन बी इज रूपम दियोल वर्सेस केपीएस गिल, एंड ऑप्शन सी इज रथीनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एंड ऑप्शन डी यूनियन ऑफ नन ऑफ द अबव. देन राइट आंसर इज ऑप्शन ए, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the mens rea can be excluded by option A express provision of law, option B is necessary implications, and option C both A and B, and option D none of the above. Then right answer is option C, both A and B. The next question is section 3 of Indian Penal Code 1860 deal with the punishment of offence committed within India, punishment of offence committed beyond India but which by law may be tried within India, and extension of code to extra territorial offence, and option D is none of the above. मतलब सेक्शन 3 जो है इंडियन पेनल कोड का वो डील करता है किससे? देन राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मीन punishment of offence committed beyond India, but which by law may be tried within India. मतलब कोई भी ऑफेंस कमिट किया जा रहा है किसी बियॉन्ड इंडिया में भी, वो जो पर्सन जो है वो बाहर रह रहा है, लेकिन वो इंडिया के किसी पर्सन के साथ कोई ऐसा ऑफेंस कर रहा है तो उसको इंडिया में ही जो है पनिश किया जाएगा, उसको ट्राई जो है इंडिया के लॉ के द्वारा ही किया जाएगा. ये बात करता है सेक्शन 3. The next question is which of the following section of Indian Penal Code is inserted by the Information Technology Amendment Act 2008? कौन सा ऐसा सेक्शन है इंडियन पेनल कोड का जो जिसमें इंसर्ट किया गया है इंडियन पेनल कोड इंसर्ट किया गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008? देन सेक्शन 4 सब क्लॉज 1, सेक्शन 4 सब क्लॉज 2, सेक्शन 4 सब क्लॉज 3, एंड नन ऑफ द अबव. देन राइट आंसर इज सेक्शन 4 सब क्लॉज 3. Next question is which of the following section of Indian Penal Code 1860 define the term voluntarily? मतलब किस सेक्शन में, किस आईपीसी के कौन से सेक्शन में जो है वॉलंटरी टर्म जो है वो डिफाइन किया है? ऑप्शन 1 इज सेक्शन 39, ऑप्शन बी इज सेक्शन 40, एंड ऑप्शन सी इज सेक्शन 41, एंड ऑप्शन डी इज सेक्शन 42. देन राइट आंसर इज सेक्शन 39. सेक्शन 39 बात करता है वॉलंटरी की. ठीक है, मीन कोई ऐसा एक्ट किया जा रहा है जिसमें उसको नॉलेज है कि उस एक्ट के करने से दूसरे पर्सन को हार्म पहुंच सकता है, फिर भी वो एक्ट कर रहा है, वॉलंटरली कर रहा है, उस वो बात करी गई है सेक्शन 39 में. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ सेक्शन 34? सेक्शन 34 के कौन से हैं वो इंग्रेडिएंट हैं जो कि सेक्शन 34 बात करता है जॉइंट लाइबिलिटी की, act done by the person in furtherance of common intention. Then option A is a criminal act must be done by several person. Option B is act must be in furtherance of common intention to all, and there must be a participation of all in furtherance of common intention, and option D is all of the above. Then right answer is option D, all of the above. And next question is which of the following case is popularly known as a postmaster case? कौन सा ऐसा केस है जो कि पोस्ट मास्टर केस के नाम से जाना जाता है?
ऑप्शन ए इज वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर, ऑप्शन बी इज पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर, एंड ऑप्शन सी इज कोटाया versus emperor, and option D is none of the above. Then right answer है ऑप्शन ए वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में जो वीरेंद्र कुमार घोष था वो 4 पर्सन के साथ जो है वो इकट्ठे होकर पोस्ट मास्टर को लूटने के लिए जाता है, जिसमें वो 3 पर्सन जो होते हैं उसके दोस्त होते हैं, वो उसको बाहर खड़ा कर देते हैं और खुद पोस्ट ऑफिस के अंदर चले जाते हैं और वहां जाके क्या करते हैं, पोस्ट मास्टर से मनी की डिमांड करने लगते हैं। और जब पोस्ट मास्टर उनको पैसे देने से मना कर देता है तो वो पोस्ट मास्टर को गोली मार देते हैं और वहां उसकी डेथ हो जाती है। फिर जब पुलिस के द्वारा ट्राई किया जाता है, मतलब उसको पकड़ लिया जाता है, सबसे पहले वीरेंद्र कुमार घोष को ही पकड़ा जाता है क्योंकि वो बाकी सारे भाग के होते हैं, वो ही पीछे रह जाता है, उसको पकड़ा जाता है। तो ये बोलता है कि मैंने तो कोई ऑफेंस नहीं किया हुआ है क्योंकि मैं तो गेट के बाहर खड़ा था। तब कोर्ट ने बोला है कि आप किसी ऑफेंस को करने के लिए यदि आपकी कॉमन इंटेंशन है, कॉमन ऑब्जेक्ट है, आपका यहाँ कॉमन ऑब्जेक्ट था किसी ऑफेंस को करने के लिए, आप चारों मिलके तो गए थे, तो भी ये बात नहीं होती कि आप गेट के अंदर खड़े हो, गेट के बाहर खड़े हो, आपने उस ऑफेंस को करने के लिए आपकी जो है कॉमन इंटेंशन है, आपने इकट्ठे होके प्लान बनाया था उस ऑफेंस को करने के लिए। ठीक है, यही बात बोली थी वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर में, और ये केस जो है पोस्ट मास्टर केस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। यदि आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है, यदि आपकी थोड़ी सी हेल्प हुई है इन क्वेश्चन से, देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। और इसी के साथ मैं आपको बताती चलूँ कि मेरी ही चैनल में आईपीसी की मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई है उसमें आईपीसी की काफ़ी हद तक जो है कवर करवा चुकी हूँ और आगे आने वाली वीडियोस में पूरा आईपीसी को कंप्लीट करवाऊंगी। यदि आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आईपीसी की सारी वीडियोस को देख सकते हैं, और साथ ही साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट की भी प्लेलिस्ट बनाई है, आप उसको भी देख सकते हैं। और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, प्रेस करिएगा बेल आइकन को, ताकि आपको आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके।